आप सभी को मेरा नमस्कार। देश में बहुत सारी ऐसी समस्याएं चल रही हैं जिनको लेकर के आपके बीच में आना बहुत ज़्यादा जरूरी था। और समस्याएं इतनी गंभीर हैं। देखिए, मोदी जी की जितनी भी गारंटियां हैं सब लगातार फेल हो रही हैं। और और गारंटियां फेल होने की वजह से मोदी जी बेचारे बहुत परेशान हैं इस समय। क्या ही कर सकते हैं हम लोग उसमें तो। लेकिन अब देखिए, एक खबर है, आज तक की खबर है कि 3 साल बीते, अभी अभी भी लोग दबाए बैठे हैं 5,817 करोड़ 2000 के नोट। और मोदी जी तो कह रहे थे कि नोटबंदी कर देंगे या नोट बदल देंगे तो देश में बहुत ज़्यादा फायदा होगा, देशवासियों के हाथ में पैसा आने लगेगा और देश के लोगों के ऊपर से कर्ज हटने लगेगा। और नोट तो, अब ये आज तक वाली शायद वो एंकर है श्वेता सिंह या चित्रा त्रिपाठी, श्वेता सिंह है शायद, उसने कहा था कि 2000 के नोट में ऐसा चिप लगाया हुआ है जो कि जमीन के कितने भी गहराई में रहेगा वो ट्रैक हो जाएगा सैटेलाइट से। तो ये कहाँ से 5,817 करोड़ रुपया ये लोग खोज नहीं पाए, इन लोग का ट्रैक नहीं हो पाया लग रहा है। एक्चुअली देखिए, साजिश है बैंकिंग सेक्टर को लेकर के। इंदिरा गांधी जी को क्यों मारा गया, ये आज तक जो लोगों को दिखाया गया है हकीकत वो है ही नहीं। इंदिरा गांधी जी को आप पढ़िए, इंदिरा गांधी जी की जब आप हिस्ट्री आप लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप लोगों को ये समझ में आएगा कि इंदिरा गांधी जी को मारने का सबसे बड़ा कारण था बैंकिंग को राष्ट्रीयकरण करना, बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो उन्होंने कर किया था उसके वजह से नुकसान था अमेरिका का, इंग्लैंड का। क्योंकि जो रॉथस्चाइल्ड फैमिली है वो पूरे बैंकिंग सेक्टर को वो करती है, स्थापित की है। तो जब रॉथस्चाइल्ड के हाथ से उस पावर को छीना गया, जब राष्ट्रीयकरण होगा तो जाहिर सी बात है कि वो बैंक सब सरकार के हिसाब से चलने लगेंगे। तो जब उस बैंकिंग सेक्टर के मालिकाना हक को रॉथस्चाइल्ड, जो रॉथस्चाइल्ड फैमिली जिसका मालिक, बैंकों का मालिक जो है रॉथस्चाइल्ड, उसके हाथों से जब इंदिरा गांधी ने वो पावर खींचने की कोशिश की, तब इंदिरा गांधी जी के साथ हो ये हुआ। अभी देखिए इंदिरा गांधी जी, ये उदाहरण बस एक है। अभी देखिए राजीव गांधी जी इस मामले को समझ गए थे कि बैंकों के माया जाल को समझ गए थे वो। उसके बाद में आप चले जाइए, गाजीपुर का एक बहुत बड़ा उदाहरण है रामवृक्ष यादव, अखिलेश यादव की सरकार में जिसको गोलियों से भूस दिया गया। इनकाउंटर में बहुत लोग उसमें मारे गए। उसमें पुलिस वाले अपने ही अधिकारियों को गोली मार करके पूरा ऐलान कर दिया कि गोली मारो, और कई लोग उसमें मारे गए, बहुत सारी घटनाएं घटी इस तरह से। उसमें राजीव दीक्षित जी भी हैं। राजीव दीक्षित जो लगातार बैंकिंग सेक्टर को लेकर के पर्दाफाश करते थे, गवर्नमेंट का चेहरा सामने लाते थे लोगों के। तो कहने का मतलब यह है कि देखिए बैंकिंग सेक्टर जो है वो इस देश को गरीब बनाने में सबसे बड़ा हाथ है बैंक का। ये कैसे, लोगों को लगता है कि बैंक हमें तो लोन दे रहा है तो वो तो हमारा भला कर रहा है, वो लोन दे करके आपको आ, बेड़ियों में जकड़ रहा है। जैसे कि पहले के अंग्रेज जो थे देश में, वो क्या करते थे, वो पैर में वो लोखंड का वो लगा करके बेड़ियां और जकड़ करके और उसको मारते थे, काम करवाते थे जबरदस्ती। वही स्थिति है इस समय भी। आज के समय में बस इतना फर्क है कि आज के समय में बस फर्क इतना सा है कि दिख नहीं रहा है बेड़ियां और मारना, लेकिन बैंकिंग सेक्टर का एक अलग तरीके से मार पड़ रहा है जनता के ऊपर, जो कि वो सह नहीं पा रही है। उसके वजह से उसकी जमीन जायदाद, घर, कंपनी, मकान और ये सब चीजों की नीलामी लगातार हो रही है।
उनके वाहनों की नीलामी हो रही है, इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है हमारे बीच, कि देखिए जिन लोगों को हम चुन करके भेजते हैं विधानसभा और लोकसभा, उनके पास क्या ये नॉलेज है, बैंकिंग सेक्टर को समझते हैं, या उनके वहां चले जाने से क्या देश में गरीबी हट जाएगा, ये सुनिश्चित कोई करता है? नहीं करता है। उसका कारण यह है कि लोगों के पास जानकारी की समझ। देखिए ये एक समय पे महाभारत हुआ था, महाभारत का युद्ध हुआ था, और ये जो समय है ये महाभारत के युद्ध का समय नहीं, ये ज्ञान युद्ध है। यहाँ पर जिसके पास जितना ज्ञान रहेगा उस तरह से वो अपनी लड़ाई उतना ही काबिलियत से, उतना ही जोरदार तरीके से वो अपनी लड़ाई लड़ पाएगा। मतलब ये है कि आप जिन लोगों को चुन करके भेज रहे हैं वही आपके खिलाफ लगातार नए नए कानूनों को ला करके आपका शोषण करवाने में सबसे बड़ा हाथ उन विधायकों का है, उन सांसदों का है जिसको आप लोग चुन करके भेज रहे हैं। और इन मुद्दों पर न कोई विधायक बोल सकता है, न कोई सांसद बोल सकता है। वो इसलिए नहीं बोल सकता है क्योंकि इनका मालिक वहां रॉथस्चाइल्ड फैमिली का कोई मेंबर बैठा हुआ है जो कि इन लोगों को नियंत्रण करता है, इन लोगों को कंट्रोल में करके रखा हुआ है। ये अपने मर्जी से कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, असली गुलाम हैं ये लोग। दूसरी बात ये है कि देखिए बैंकिंग सेक्टर ही बस एक ऐसा सेक्टर नहीं है जिसमें सब कुछ खराब चल रहा है। इसके अलावा भी बहुत सारे सेक्टर हैं, जैसे कि स्वास्थ्य को देख लीजिए आप, हेल्थ डिपार्टमेंट को देख लीजिए, हॉस्पिटलों की स्थिति बहुत गंभीर है। आपको हकीकत बताऊं मैं, तो कोरोना आने से एक साल पहले कोरोना चेक करने की मशीन सभी हॉस्पिटलों में आ चुकी थी। कोरोना आने से एक साल पहले सभी हॉस्पिटलों को नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि जो भी इंसान मरेंगे, चाहे किसी भी बीमारी से मरें, उन लोगों को यही कहना है कि ये कोरोना से मरे हैं। तो हॉस्पिटल के आप लोगों के बीच में आकर के कोई बताया कि ये नोटिफिकेशन हमें पहले आ गया है, आप लोग सावधान रहिए, आप लोग वैक्सीन मत लगवाइए। अच्छा, वैक्सीन के नाम से एक चीज और याद आया कि हमारे देश का जो लंबू है, अमिताभ बच्चन की बात कर रहा हूं मैं, वो देश के साथ कितना बड़ा गद्दारी किया, कितना बड़ा धोखा किया कि जब वैक्सीन लोग नहीं लगवा रहे थे तो बार बार वो आकर के टीवी पर ऐड दिखाता था, ऐड उसका चलता था, टीवी वाले दिखाते थे कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। अब वो कहाँ चले गए? जब लोग मरने लगे तो गायब हो गए अमिताभ बच्चन, लंबू। इनको अब रहना चाहिए ना लोगों के बीच, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रेरित तो लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए अमिताभ बच्चन कर रहे थे। फोन कहीं करते थे हम लोग तो अमिताभ बच्चन के आवाज में एक आवाज आता था, कुछ बोलता था कि वैक्सीन लगवाना बहुत जरूरी है, ये है, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। इस तरह से जो चीजें वो लगातार बोल रहा था, अब कहाँ गायब हो गया? अब लोग लगातार मर रहे हैं, सडन अटैक आ रहा है, किसी को हार्ट अटैक आ रहा है, किसी को ब्रेन हेमरेज हो रहा है, बहुत सारी बीमारियां शरीर में आ रही हैं, किसी को बीपी, शुगर और इस तरह से तमाम बीमारियां आ रही हैं। तो अब अमिताभ बच्चन, लंबू कहाँ गायब हो गए? किसी को पता नहीं। एक्चुअली ये लोग एक साजिश के तहत एक नीति बनाते हैं और उसमें पीसती है जनता। इन लोगों के समझ से क्या है, इन लोगों के समझ में ये है कि देश की समस्या देश की जनसंख्या है। तो अगर देश की समस्या देश की जनसंख्या है तो सबसे पहले तो अमित शाह को अपने बेटे को ही खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि भाई वो भी तो जनसंख्या में ही आता है ना। अमित शाह भी खत्म हो जाए, वो अपने परिवार को खत्म कर दें, क्योंकि अगर जनसंख्या देश की समस्या है तो बस गरीब का ही परिवार मरेगा, मंत्री विधायक का परिवार नहीं मरेंगे। भाई अगर जनसंख्या कम करना है तो अपने परिवारों को वैक्सीन लगवा करके खत्म करवा दो, जहर दे दो, कोई मना थोड़ी कर रहा है। क्योंकि आप कह सकते हो ना कि देश की समस्या जनसंख्या, हम देश हित में काम कर रहे हैं इसलिए हम अपने परिवार को जहर दे रहे हैं। या बस हर चीज में कुर्बानी, शोषण और लोगों का जो आप लगातार शोषण कर रहे हो, वो बस पिछड़ा आती दलित ही के समाज से होगा, उसी के घर परिवार से होगा। और आपके घर परिवार वाले जाकर अमेरिका में
अच्छा पैकेज उठाएंगे, वहां पे पढ़ाई करेंगे, वहां पे सब कुछ करेंगे, और यहाँ से लोगों को भेजा जाएगा गुजरात, बॉम्बे और ये वो जगहों पे कमाने के लिए, और वहां से मराठी बोलने के नाम पे, गुजराती बोलने के नाम पे लोगों के साथ मारपीट होगी। ये आप देश में हमारे करवा करके अपने बच्चों को भेजोगे आप बाहर पढ़ने के लिए। देखिए मसला ये है यहाँ पर कि लोग जो समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारे, हम जिसको सरकार में भेजे हैं भाजपा को, वो हमारे साथ क्या कर रही है। वो हमारे हित में काम नहीं कर रही है। वो हम, और इस देश में कोई भी सरकार जनता के हित में काम नहीं करती है। ये जो आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड और ये दुनियादारी सब बना करके जो आपको उलझाने की कोशिश की गई है, आप लोग को इससे भी नहीं समझ में आया कि आपका पूरा डाटा लिया गया है और आपके परिवार का पूरा डाटा लिया गया है। आपका बच्चा जब वैक्सीन नहीं लगवा रहा था तो उसको कहा गया कि भाई आप जब तक वैक्सीन नहीं लगवाएंगे तब तक एडमिशन नहीं होगा, तब तक एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाएगा। इस तरह से जोर जबरदस्ती किया गया, मजबूरन वैक्सीन लगवाना। अब वो बच्चों की जिंदगी खत्म हो रही है। तो अब वो स्कूल वाले क्या गारंटी लेंगे इस चीज की कि आपके बच्चे को बचा के रख लेंगे? जो आपको कह रहे थे कि नहीं आप वैक्सीन लगवाइए नहीं तो आप देशद्रोही हैं, क्या वो लोग गारंटी लेंगे आपके घर परिवार का? कोई आएगा सामने, या अमिताभ बच्चन लंबू आ जाए सामने? ये लोग समाज में एक ऐसी गंदी एक घृणा पैदा, गंदा तरह से घृणा पैदा करके रखे हैं और इस तरह से थोप रहे हैं लोगों के ऊपर, जैसे कि गरीब इनके घर से ही लूट करके ला करके खा रहा है। इनको बहुत ज्यादा दिक्कत है। अच्छा एक चीज और है कि अगर लोगों को लग रहा है कि सरकार उनके पक्ष में काम कर रही है तो हमें कोई बता भी देगा कि कैसे काम कर रही हो, तो उसे हम भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन मुझे जो लगता है कि अगर सरकार को आपकी इतनी ही चिंता है तो बस वो कोरोना का वैक्सीन ही आपके लिए लगवा करके अपनी चिंता जाहिर की। अरे भाई बीमार तो ऐसे भी देश में आधा से ज्यादा देश तो बीमार ही पड़ा हुआ है। आप जाकर हॉस्पिटल में देखिए तो जगह नहीं मिलेगा, वहां पे लोग लंबी लंबी लाइनों में लगे हुए हैं। आप बना रहे चिंता है तो बस आप कोरोना का वैक्सीन ही लगवाओगे, मास्क लगवाओगे बस लोगों को। अरे आप कैंसर का भी इलाज करवा दो, फ्री में करवा दो। आप लोगों का हाथ पैर टूट जाता है उसका भी मुफ्त इलाज करवा दो। और भी बहुत सारी बीमारियां हैं, उन सभी चीजों का मुफ्त में इलाज करा दो। और अगर चिंता ज्यादा बढ़ रहा है तो शिक्षा फ्री करा दो, सबको एक सामान्य शिक्षा मिले। अमीर बच्चे को अलग शिक्षा मिल रहा है, गरीब के बच्चे को अलग एजुकेशन मिल रहा है। इस तरह ये कैसा भेदभाव है? इस देश में भेदभाव क्यों हो रहा है? और इस पर आप देखिए संसद में भी सभी सांसदों का आप बयान सुन लीजिए, अगर मैं गलत कह रहा हूँ। आप सभी अपने जो विधायक चुन करके भेजे उन लोगों का बयान देख लीजिए। वो लोग कभी भी आपके असल मुद्दे को संसद में और विधानसभा में नहीं उठाते हैं। कारण ये है कि वो अपना निजी स्वार्थ चाहते हैं। वो आपके मुद्दों से, आपके घर परिवार के लोगों से उनको कोई लेना देना नहीं है, उनसे कोई मतलब नहीं है। इसीलिए ये लोग आपके हित की बात कभी करते ही नहीं है। देखिए जब बैंक लोगों को लोन दे करके जब लोगों के घर की नीलामी करने जाता है तो कोई आपके लिए खड़ा नहीं रहता है, जबकि ये होना ही नहीं चाहिए। ये बैंक जो नीलामी कर रहा है सरासर गलत है, नीलामी नहीं करना चाहिए। मैं इसलिए बात नहीं कर रहा हूँ कि हम लोग बैंक से झुक करके ये प्रार्थना करेंगे कि भाई आप हमारा घर नीलाम मत करो, आप हमारा खेत नीलाम मत करो, आप हमारे खेत पे गाड़ी पे कब्जा मत करो। ऐसा नहीं है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर हमें देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का 1.5 लाख रुपया और आपके भारत के रुपए का 15 रुपया एक बराबर है। मतलब जो भारत का वैध रुपया है उस रुपए की तुलना में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का 1.5 लाख रुपया एक बराबर है। मतलब हमारे देश का हर एक इंसान अपना लोन आराम से चुका सकता है। सरल भाषा में देखा जाए तो यही है। लेकिन ये किस आधार पर है? ये 1906 के अनुसार, सिक्का अधिनियम 1906 के अनुसार ये बात मैं कह रहा हूं कि आराम से भर सकता है वो अपने कर्ज को।
लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है, उस चीज को मानने के लिए लोग तैयार नहीं है। अच्छा, हमने बैंक से जब हमारी टीम ये पूछी कि आप हमें रुपया छापने का नियम बता दो, भाई कोई तो नियम होगा रुपया छापने का, आप किस कानून के तहत रुपया छाप रहे हो, और रुपया छापने से पहले आप क्या स्टैंडर्ड मेंटेन करते हो, आप स्टैंडर्ड क्या है आपके रुपया छापने का। जैसे कि समय का एक स्टैंडर्ड है कि भाई आपको जब आ, 1 घंटा में 60 मिनट होता है, तो 60 मिनट को हम घटा करके 50 मिनट नहीं कर सकते हैं। अगर 50 मिनट कर देंगे तो 1 घंटा होगा क्या, नहीं होगा ना, चाहे कुछ भी कर लेंगे नहीं होगा। तो वो एक स्टैंडर्ड है टाइम का। ऐसे मीटर का स्टैंडर्ड है कि एक 1 मीटर में 3 फीट होता है। तो इस तरह से अलग अलग पैमाने हैं, हर चीज का एक स्टैंडर्ड है। वो स्टैंडर्ड यहाँ का भी वही है, अमेरिका का भी वही है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे मापने का मापेंगे तो 1 मीटर में 4 फीट हो जाएगा, और अमेरिका में मापेंगे तो 1 फीट में 1 मीटर में 5 फीट हो जाएगा। ऐसा नहीं है, जो 1 मीटर में 3 फीट यहाँ पर होगा तो 3 फीट वहां पर भी होगा। इस तरह से हर चीज का एक मापक है। तो इसी तरह से रुपया भी छापने का एक नियम है, उसका भी एक मापक है। और वो मापक क्या है, वो मापक है गोल्ड, सोना। क्योंकि वो हम लोग आरबीआई से जब जवाब पूछे 2005 अधिनियम के तहत, सूचना अधिकार 2005 के तहत, तो उसमें हम लोग को यही लिख कर दिया कि 1 रुपए का वर्तमान मानक मूल्य 777 मिलीग्राम गोल्ड इन 24 कैरेट है। मतलब आपके पास अगर 777 मिलीग्राम गोल्ड रहेगा तब आप जा करके 1 रुपया छापोगे, वो भी हिंदुस्तान का, भारत का। तो हमने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से भी ये बात पूछा कि भाई आपके पास रुपया छापने का नियम क्या है, कोई नियम हम हो तो हमको बता दीजिए। तो वो ये कहा कि इसका जरूरत के अनुसार हम रुपया छाप लेते हैं, जैसे देश में जरूरत रहता है उस हिसाब से हम रुपया छापते हैं। तो हमने कहा कि ठीक है, जब आप कोई स्टैंडर्ड नहीं रखे हो, जरूरत के हिसाब से अगर आप छाप रहे हो रुपया, तो फिर हमसे हमको जो लोन दिए हो, आपको जरूरत हो उस पैसे की, तो वो भी आप छाप लो। फिर हमारे घर को, हमारे प्रॉपर्टी को, या हमारे गाड़ी को जब्त करने, नीलाम करने और कब्जा करने की क्या जरूरत है, जो आपको जरूरत हो वो छाप लो। तो बैंक ये फिर कह रहा है कि नहीं, हम उसमें डॉलर और जो भारतीय मुद्रा है ये वो सब वो बताने लगा। तो हमने फाइनल जो हमें हमारे पास डिस्कशन होकर के जवाब आया वो यही है कि वैध रुपए का इनके पास कोई भी दस्तावेज नहीं है। मतलब ये है कि हमारे देश में आज आप लोग गूगल कर लीजिएगा, हमारे देश में 800 टन सोना है। 800 टन है, 880 टन सोना है। लगभग हमारे पास होना चाहिए था 5 लाख करोड़ या 6 लाख करोड़ के आसपास। कुल टोटल करेंसी होना चाहिए था प्रॉमिसरी नोट, जो आप लोग अपने जेब में लेकर के घूम रहे हैं, जिसपे लिखा हुआ है प्रॉमिस टू पे द बियरर सम ऑफ ₹500 XYZ, जो भी लिखा है। अगर वो नोट आप लोगों के पास है तो उस हिसाब से उस तरह का नोट हमारे देश में 6 लाख या 5 लाख करोड़ के आसपास का ही होना चाहिए था। लेकिन आप लोग गूगल करिएगा, हमारे देश में नोट कितना है इस समय, 35 लाख करोड़। मतलब ये माना जा सकता है कि 28-29 लाख करोड़ के आसपास की नोट फर्जी है, नकली नोट है, फर्जी हम जिसे कहते हैं, वो फर्जी नोट है। और यही नहीं मामला रुकता है, मामला इससे बहुत आगे चला गया है। मामला अब ये है कि हमारे देश में अगर मान लीजिए फर्जी नोट 35 लाख करोड़ है, हम मान लेते हैं, एक बार एक्सेप्ट कर रहे हैं इस चीज को कि 35 लाख करोड़ हमारे पास नोट है। तो उस नोट पे, उस नोट के बदले हमें, हमारे देशवासियों को कितना लोन मिलना चाहिए था। 35 लाख अगर करोड़ है हमारे देश में, तो हमारे देश के लोगों को 35 लाख करोड़ लोन मिलेगा ना। आप लोग बताइए कितना मिल सकता है लोन। सोचिए जरा इस चीज को कि आपके जेब में अगर 100 रुपया है, आपसे अगर मैं मांग दूं कि भाई हमको 100 रुपया दो, तो आप लोग हमको कितना दे देंगे, 100 रुपया ना देंगे जितना आपके पास है, कि 110 रुपया दे देंगे। तो जाहिर सी बात है कि जितना रहेगा आपके पास उतना ही देंगे। तो हमारे देश के पास 35 लाख करोड़ है, तो कर्ज भी अगर
हमारे देश की जनता को दे रहा है तो 35 लाख करोड़ का ही कर्ज देगा। लेकिन आप बहुत जान करके हैरान हो जाएंगे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सभी बैंकों द्वारा, एनबीएफसी कंपनी है उसमें, एनबीएफसी कंपनियां और प्राइवेट सेक्टर के बैंक है उसमें, गवर्नमेंट सेक्टर के भी बैंक हैं उसमें, कई सारी योजनाओं के तहत जो भी लोन दिया हुआ है वो टोटल 124 लाख करोड़ का लोन दिया हुआ है। मतलब जो हमारे देश में रुपया नहीं है, जो हमारे देश में नोट नहीं है, उसको भी बांट दिया गया हवा में। तो ये करने का मकसद क्या है बैंक का, ये समझना पड़ेगा। अगर हम पूरे 35 लाख करोड़ को उठा करके ले जाकर आरबीआई को दे भी दें कि आप ये पैसा रखो, देश को कर्ज मुक्त कर दो, तो भी हमारे देश के 80% लोगों की प्रॉपर्टी जानी तय है, उनकी नीलामी तय है। क्योंकि जितनी देश में करेंसी है उससे कई ज्यादा लोन दे करके रखा हुआ है, कई ज्यादा गुना लोन दे करके रखा हुआ है। इसलिए 35 लाख करोड़ अगर हम देंगे तो उस लोन अमाउंट का बस 20% है, तो 20% लोगों की प्रॉपर्टी तो किसी तरह से बच जाएगी मान लीजिए। लेकिन 80% लोग ऐसे होंगे जिनकी प्रॉपर्टी नीलाम होनी तय है, चाहे वो कुछ भी कर लें। इसीलिए ये बहुत गंभीर समस्या है जिससे इस समय हमारा देश जूझ रहा है। और इसके साथ में आप एक चीज और सर्च करिएगा कि बैंकिंग का स्थापना किया कौन है, बैंक का स्थापना कौन किया है। तो आपको एक नाम निकल कर आएगा, रॉथस्चाइल्ड फैमिली। तो उस फैमिली के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो उस फैमिली के बारे में कुछ आपको ऐसी चीजें पता चलेंगी कि वहां से ही आपको ये समझ में आने लगेगा कि हमारा देश आखिर में एलिजाबेथ को 21 तोपों की सलामी क्यों देती है या क्यों देती थी अब से पहले। तो आप लोगों को काफी चीजें वहां से खुल करके आएंगी सामने कि आखिर में हमारे देश का मालिक जो दिख रहा है वो रियल में है ही नहीं। हमारे देश का मालिक या हमारे देश को कंट्रोल करने वाला वो इंग्लैंड में बैठा हुआ है, वो रॉथस्चाइल्ड फैमिली का मेंबर है, या वो रॉथस्चाइल्ड फैमिली ही है खुद, जो वो हमारे देश को नहीं, 128 देश हैं उनमें से बहुत सारे देशों को कंट्रोल करती है जिनके पास अपने देश की अपनी करेंसी नहीं है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, आप लोगों को ये लगता होगा कि हमारे देश में हमारे देश की अपनी कोई करेंसी है, लेकिन ये गलत है। हमारे देश में हमारे देश की अपनी कोई भी करेंसी नहीं है। और वो इसलिए मैं कह रहा हूँ ये बात क्योंकि हमारे देश में बस 1 रुपये का ही नोट छापा जाता है और इसके बाद की जितनी भी करेंसियां छपती हैं वो सब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया छापता है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिख करके हमें दिया है, हमें नहीं लिख करके दिया है। 1 मिनट, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो हमें लिख करके दिया है वो हमें नहीं, उसका जजमेंट कॉपी हमारे पास है। वो मद्रास हाई कोर्ट में मद्रास हाई कोर्ट का जजमेंट है, उस जजमेंट में लिखा हुआ है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कोई भी कर्मचारी या किसी भी बैंक का कोई भी कर्मचारी ना सरकारी है और ना ही वो बैंक सरकारी है। जिसको हम सरकारी बैंक मानते हैं वो बैंक भी सरकारी नहीं है और वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी सरकारी नहीं है। क्योंकि हलफनामा वो दाखिल किया होगा, उसका मेरे पास जजमेंट है। आप लोग कहेंगे कमेंट बॉक्स में तो मैं आप लोगों को पीडीएफ उसका भेज दूंगा, आप लोग भी देख लीजिएगा। ये तमिलनाडु का मामला है, 2019 का मामला है। इसका केस नंबर उसमें सब कुछ है, आप लोग जजमेंट कॉपी देखेंगे तो पता चलेगा इस चीज के बारे में।
कि कोई भी बैंक हमारे देश में सरकारी नहीं है, यहाँ तक कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी नहीं। अब बात यह है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नोट पर जो लिखा रहता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नोट पे लिखा रहता है, नीचे क्या लिखा रहता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गारंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट है। देखिए गारंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, आप लोग अपने नोट पर देखेंगे तो ऊपर की तरफ लिखा रहता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गारंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। आपको मैं बता दूं कि 1947 से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट इंग्लैंड गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड को कहते थे सेंट्रल गवर्नमेंट। भारत के बस 3 ही नाम है, पासपोर्ट पे लिख कर आता है यूनियन ऑफ इंडिया, और एक इंडिया है, और एक उस नाम है उसका। भारत का 3 नाम है, सेंट्रल गवर्नमेंट नाम की कोई भी चीज है ही नहीं। ये एक जैसे ये वो इस हालत है कि लक्स साबुन पर ऐश्वर्या राय का फोटो लगा करके और उसको बेच दिया जाता है। भले ही ऐश्वर्या राय किसी और साबुन से नहाती हैं, लेकिन ये दिखाया जाएगा आपको कि ऐश्वर्या राय तो भाई लक्स साबुन से ही नहाती हैं, इसलिए आप भी नहाइए, आप भी गोरे हो जाएंगे। समस्या यह है इस देश में कि लोग इतने मतलब लोग इस तरह का माइंडसेट उन लोगों का बना दिया गया है, लोगों के देश के लोगों का, कि वो किसी भी चीज को आसानी से मानने के लिए तैयार कर लेते हैं अपने दिमाग को कि हाँ अगर सरकार कह रही कि वैक्सीन लगवाना जरूरी है तो भाई उनके नजर में बहुत जरूरी है। फिर वो गलत क्या है सही क्या है वो सोचेंगे भी नहीं और नहीं जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो लोग बहुत आसानी से भरोसा बना लेते हैं और आप लोग भरोसा करने लगते हैं। इस कारण से लोग आज पूरा देश बर्बाद हो गया, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि जितने लोग वैक्सीन लगवाए हैं आज नहीं तो कल सभी लोग जाएंगे, किसी को नहीं बचना। वो अपनी मौत से नहीं मरेंगे, वो हार्ट अटैक से या किसी अन्य बीमारियों से वो जाना सबका तय है। इसीलिए आप लोग अपने बॉडी का सबसे पहले डिटॉक्स करवाइए। बॉडी डिटॉक्स कराना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बॉडी डिटॉक्स कराना अगर होगा आप लोगों को तो मुझे कमेंट में बताइएगा, या मेरा व्हाट्सअप नंबर जो है उस नंबर पे मुझे आप मैसेज भी कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8238639263। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे तो हम लोग वैक्सीन के असर को ख़त्म करने के लिए हमारी टीम एक डिटॉक्स किट बनाई है। तो उस डिटॉक्स किट को आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं, आप लोग के घर पे चला जाएगा। तो आप अपनी बॉडी को डिटॉक्स करके आप लोग स्वस्थ हो जाइए। यही सबसे बड़ा धन है आप लोगों के लिए इस समय, क्योंकि सरकार तो चाहती नहीं है कि आप लोग रहें भी इस धरती पर। दूसरी चीज ये है कि देखिए सबकी, जैसे सोने का भाव हाल फिलहाल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। सोने का भाव बढ़ने की वजह से ऐसा नहीं है कि देश बहुत अच्छे लेवल पर चला गया इसलिए भाव बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है। देश की स्थिति बहुत गंभीर बनी हुई है। देश में हमारा देश इस समय कर्ज में सबसे ज़्यादा डूबा हुआ है, नंबर 1 पर है। ये कुछ दिन पहले की 5-6 दिन या हफ्ता भर पहले की ही एक रिपोर्ट आई है, उसी में ये चीज़ बताया गया कि हमारा देश सबसे ज़्यादा कर्ज ले चुका है। कर्ज लेने में सबसे नंबर 1 पर हमारा देश है। दूसरी चीज़ है कि हमारे देश में भूखमरी बहुत ज़्यादा है, बेरोजगारी है। लेकिन सब कुछ रहते हुए भी मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा जो लूट करने का व्यवस्था जो बनाई है गवर्नमेंट, वो है बैंक और प्राइवेट स्कूल। बैंक को मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बैंकिंग का जो पॉलिसी है वो बहुत भयानक है। बैंकिंग का पॉलिसी आपके जमीन को लेना है। अच्छा एक चीज और है कि आपके बच्चों को ये कहा जाता है कि यहाँ गांव में रहकर क्या खेती करोगे, जाओ शहर में कमाओ। और जो शहर में करोड़पति बैठा हुआ उसको आपकी जमीन चाहिए। मतलब आपकी जमीन आपके लिए कोई लाभ नहीं दे पा रही है, लेकिन उसको वो जमीन चाहिए। उसको आपके जमीन से बहुत प्यार है, बहुत लगाव है, उसको बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, इसलिए उसको आपकी जमीन चाहिए।
लेकिन आपकी जमीन से आपको ना लगाव है ना प्यार है, आप अपने बच्चों को भेज देते जाकर शहर में कमाओ। क्योंकि आप लोग ये भूल जाते हैं, या आप लोग के सामने इस तरह की स्थिति बना दी गई है कि आप लोग अगर कमाएंगे खाएंगे नहीं तो घर भी चलाना मुश्किल हो गया। वो स्थिति देश में जानबूझकर बनाई गई। हमारा देश न गरीब था न है न होगा। हमारे देश को इतने लोग लूट करके गए, उसमें मुगल हैं, अंग्रेज हैं, उससे भी पहले कई सालों से हमारा देश लूटता चला आया। फिर भी हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा कहा जाता है। लेकिन वो सोने की चिड़िया बस कहा नहीं जाता, हमारा देश सोने की चिड़िया है। और उसका मैं आपको उदाहरण बता रहा हूँ कैसे है। आप लोग गंभीरता से सोचिएगा इस चीज को, क्योंकि देखिए जो 70 सालों में कांग्रेस ने बनाया, उसमें उसने देश को आईआईटी दिया, हॉस्पिटल, बहुत सारी चीजें देश को समर्पित की है कांग्रेस ने। क्योंकि जब देश आजाद हुआ तो देश में एक सुई भी नहीं बनता था। आज सुई से लेकर जहाज तक सब हमारे देश में बन रहा है। तो जितनी भी चीजें थी, और इसके साथ में देखिए जो बिहार का चुनाव है, बिहार का चुनाव जीतने के लिए भाजपा इतना जोर क्यों लगा रही है, आप इस चीज को समझिए। आपको ये नहीं पता है कि हमारे देश से हर साल सोना, जो हमारे देश का सोना है, वो चला जाता है इंग्लैंड। और आप पूछेंगे बैंक को, आरटीआई का भी लगाइएगा कि हमारे देश का जितना सोना है वो हर साल इंग्लैंड क्यों चला जाता है, तो आपको जवाब देंगे कि सुरक्षा कारणों से चला जाता है। सुरक्षा कारण का मतलब आप ये है, अब ये है कि आपके मतलब हिंदुस्तान का सोना हिंदुस्तान में सुरक्षित नहीं है, वो इंग्लैंड सुरक्षित रखेगा उस सोने को, इसलिए वो सोने को इंग्लैंड भेज दिया जाता है। मतलब यह है कि हमारे देश के जो मुखिया हैं, प्रधानमंत्री, वो हमारे देशवासियों को चोर समझते हैं, डकैत समझते हैं। तो इसलिए इनके डर से वो भेज देते हैं इंग्लैंड सोना कि भाई यहाँ पे रहेगा तो लूट हो जाएगी, डकैती हो जाएगी, इसीलिए सोने को भेज देते हैं इंग्लैंड। और ये भेजते हैं जो सोना, वो सोना फिर वापस लाने में इनकी गति खराब हो जाती है, वापस नहीं आता है वो सोना। क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भेजता है, गवर्नमेंट में नहीं भेजती है, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भेजता है सोने को। क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यहाँ का नहीं है, वो वहाँ का है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 2019 का जब आप पढ़ेंगे जजमेंट कॉपी, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है कहाँ का आखिर में। एक्चुअली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देश की आजादी से पहले बना था, 1934 में अंग्रेजों द्वारा स्थापित किया गया था ये यहाँ पर। तो अब आप ये सोचिए कि अंग्रेजों द्वारा स्थापित की हुई चीज जो भी रहेगी, वो यहाँ के बारे में कैसे सोच सकती है। उसका नियंत्रण वहां से होता है, वो कंट्रोल वहां से होता है, रॉथस्चाइल्ड फैमिली उसको कंट्रोल करती है। आप इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये भी देख सकते हैं, नेपाल में 2008 तक राजा का राज्य चलता था, वहां पे राजा था, और उस समय कोई प्रधानमंत्री सब नहीं होते थे 2008 तक। उसमें राजा की फैमिली को एक साथ में सबको मार दिया गया, और उसमें ये दिखाया गया रीजन कि जो मारा है उनकी फैमिली को, उनके फैमिली का है मेंबर, सभी लोगों को मारा गया, और उसमें से एक आदमी उठा जो मार रहा था सभी को, उसको वो मार दिया। मतलब सभी लोग साफ हो गए, कोई नहीं बचा। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद वहां पर बैंकिंग सेक्टर चालू हुआ, वहां पे रिजर्व बैंक ऑफ नेपाल बना, और 2008 के बाद 2025 तक पूरा नेपाल कर्ज में डूब गया। 2008 तक का आप डाटा निकाल कर देखेंगे नेपाल का, तो एक भी व्यक्ति कर्जदार नहीं था। लेकिन 2008 के बाद जब ये कदम रखा है रिजर्व बैंक ऑफ नेपाल, वहां से तबाही शुरू हो गई, पूरा देश कर्ज में डूब गया, नेपाल का पूरी नेपाल की पूरी जनता कर्ज में डूब गई। तो ऐसे ही हमारे देश में भी ये लोग साजिश के तहत, मतलब इनकी ये नीति होती है कि अगर किसी चीज को लूटना है तो ये इस तरह से लूटेंगे कि उसका एक कानून बना देंगे, और कानून का डर दिखा करके लूट लिया जाएगा। कि फिर उसको लोग डकैती नहीं कहेंगे, उसको छीनना नहीं कहेंगे, उसको ये कहेंगे कि भाई कानून में था, कानून के जरिए खींच लिए। इसी वजह से हमारे देश में आज इतना लोग बर्बाद है, खाने के लिए भी लोगों के पास पैसे नहीं है, ये स्थिति हमारे देश में। गांधी जी कहा करते थे कि
जिस देश की स्थिति जाननी हो, पता करनी हो, उस देश के पशुओं की स्थिति पहले देखिए। तो हमारे देश के पशुओं की स्थिति आप देख ही रहे हैं, वो आपके सामने है कि पशुओं को किस तरह से बेरहमी के साथ सभी दुकानों पर काटा जा रहा है, बेचा जा रहा है, रोड पे मारा जा रहा है, उनको बांध के रख दिया जा रहा है, खाना भी नहीं दिया जा रहा है, उनको पानी भी नसीब नहीं हो रहा है। ये हमारे देश के पशुओं की स्थिति है। हमारे देश के पशुओं की स्थिति इतनी गंभीर है कि एक डॉगी को है ना रोटी भी नसीब नहीं हो रहा है रात के समय, क्योंकि लोगों के पास खुद खाने के लिए अनाज नहीं है, वो दूसरे के बारे में क्या सोचेंगे। और इस तरह की मानसिकता बना दी गई है लोगों की कि वो खुद के फैमिली को और खुद को ही अच्छा समझेंगे, बाकी उनके सामने आप हो, मैं हो या कोई भी हो, सबको गलत ही समझें। इस तरह की एक मेंटेलिटी बनाई बनाई जा रही है। तो ये एक जहर फैलाया जा रहा है हमारे देश में, क्योंकि जब आप जहर खाओगे, जहर का खाने का मतलब है कि जब आप नॉनवेज खाओगे तो जाहिर सी बात है उसी तरह की मेंटेलिटी आपके अंदर आएगी। क्योंकि जब आप अच्छा भोजन करोगे, अच्छा चीज खाओगे, तो अच्छी चीजें, अच्छी मानसिकता आपके अंदर पैदा होंगी। लेकिन जब आप वही भोजन को आप गंदे भोजन में तब्दील कर दोगे, आप मांस खाओगे, मच्छी खाओगे, तो आप यही हमेशा माइंड में रहेगा कि मैं किसको मार दूं, किसको खा जाऊं, किसको ये कर दूं। ये सब बहुत सारी चीजें हैं जो माइंड को चेंज करती हैं, और ये बहुत लाइफ में मैटर करती हैं सब चीजें। तो जैसे भाजपा ये लगातार कह रही है कि हम इसको हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो हम तो ये चीज इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हम भी जानते हैं कि इतना आसान नहीं इस चीज को बंद कर देना। लेकिन हम इसलिए बात आप लोगों की सामने रख रहा हूं कि ये जो झूठा नाटक कर रहा है भाजपा कि हम हिंदू राष्ट्र बना देंगे इसको, इस देश को, ये इन लोगों का पर्दाफाश हो जाए। क्योंकि जब आप हिंदू राष्ट्र बनाओगे तो हमें ये भी लिख करके आप बताओ, या हमको ये भी लिख करके आप दो कि आप इस देश में जानवरों की हत्या भी नहीं होने दोगे। क्योंकि जिस देश में हत्याएं होंगी, जिस देश में जानवरों को खाया जाएगा, वो देश कभी भी हिंदू राष्ट्र बन ही नहीं सकता। हिंदू का मतलब क्या है? हिंदू का मतलब बस भगवा झंडा लेकर के घूमना ही हिंदू राष्ट्र नहीं होता। हिंदू राष्ट्र की कुछ परिभाषाएं हैं जो गवर्नमेंट गाइडलाइंस में अपने जारी करे और बनाए। कौन मना कर रहा है उसको? लेकिन ऐसा कभी गवर्नमेंट करेगी नहीं, वो आप लोगों को मूर्ख बनाने के लिए। और खास तौर पे कुछ हमारे अंधभक्त ऐसे भी हैं जो जिनके बारे में क्या ही कहा जाए, उनके पास तो बुद्धि नाम का ब भी नहीं है और सेंस का तो स भी नहीं है उनके पास। ये स्थिति है हमारे देश में अंधभक्तों की। उनको देश, और मैं एक चीज और देखा हूँ, मैं जितने भी अंधभक्तों से बात किया हूँ, उन लोगों के अंदर मैं एक क्वालिटी देखा कि उनको अपने माँ बाप का भी नाम नहीं पता है। मुझे एक आदमी मिल गया, मैं गुजरात में था, मुझे एक आदमी मिल गया तो मुझे बहुत भाजपा की बड़ाई करने लगा, बहुत अच्छी अच्छी, और उसकी योजनाओं के बारे में बताने लगा कि प्रधानमंत्री ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, कोरोना में एक ये लॉकडाउन में एक ये लॉकडाउन नहीं लगाए होते तो देश खत्म हो जाता, ये है वो, आज सब पूरा शमशान बन जाता, बहुत चीज बताने लगा। तो पूछा अच्छा आपकी माता जी का क्या नाम है? तो उसको पता ही नहीं है उसकी माता जी का नाम। तो ऐसे ऐसे अंधभक्त हमारे देश में हैं जो ये कहते हैं कि पेट्रोल चाहे 5,000 रुपया लीटर भी हो जाए फिर भी हम भाजपा को ही वोट देंगे। भैया आप वोट दो, आप उसी के लायक हो, आप वोट दो, भाजपा को ही वोट दो आप। मैं तो कहता हूँ भाजपा को भी मत दो, बस आप मोदी जी को वोट दो। मोदी जी ही आपका भला करेंगे। आप अमित शाह के लड़के को वोट दो, अमित शाह को वोट दो। भले वो आपको रोजगार नहीं दिया लेकिन अपने लड़के को बहुत बढ़िया व्यवस्थित जगह पहुंचा दिया। मैच अब उसके हिसाब से होगा, सब कुछ वो तय करेगा, भले कभी बैट भी नहीं पकड़ा हो। तो इस तरह से देश में लोगों के साथ धोखाधड़ी हो रहा है और कोई दूसरा नहीं कर रहा है, हमारी सरकार खुद ही धोखा कर रही है हम लोगों के साथ। और इस चीज से लड़ने के लिए व्यवस्था परिवर्तन बहुत ज्यादा जरूरी है। और देखिए व्यवस्था परिवर्तन कोई छोटी चीज नहीं। हमें भीड़ जमा करना रहे तो हम कर लें भीड़ जमा, लेकिन हमें भीड़ नहीं जमा करना है। हमें देश से 1 लाख ऐसे लोग चाहिए जो इन चीजों को समझ सके। मैं अपनी एक किताब आप लोगों के बीच ला रहा हूँ।
शायद अगले महीने वो लॉन्च करूंगा मैं उस बुक को आप लोगों के बीच। और उस किताब में ऐस ये सब कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों के लाइफ में बहुत ज़्यादा, आप लोगों के लाइफ को ख़राब करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं वो सब चीज़ें। और वो डेली बेसिस की चीज़ें हैं जो जिससे हर एक हमारे देश का नागरिक घिरा हुआ है और वो प्रताड़ित है उस चीज़ से। और उसमें उस किताब में उस चीज़ों से बचने का उपाय भी दिया गया है जो मैं आ, आ, बहुत कुछ देखते हुए उस किताब को मैं खुद लिखा हूँ। और वो कोई कॉपीराइट नहीं, उसमें कुछ भी नहीं है। वो उस किताब को मैं अपने समझ बूझ से लिखा हूँ और उसमें सभी लोगों से बातचीत करके जो निष्कर्ष निकला है उस निष्कर्ष को भी निकला हूँ जो कि कानूनी तौर पर है। जो उसमें कानूनी आधार भी बताया गया है किस आधार पर आप ये चीज़ कर सकते हैं। तो आप लोग उस जब किताब को लॉन्च करूँगा तो आप लोग उस किताब को अपने पास लेकर के पढ़िएगा, बहुत काम की चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि देखिए स्वास्थ्य विभाग में जो धांधली हो रही है, सबसे पहले तो मैं एग्जांपल दूंगा बीएचयू का कि बीएचयू को सबसे पहले तो आ, आ, पूरे देश की जनता के लिए उसको फ्री कर देना चाहिए, निःशुल्क कर देना चाहिए। क्योंकि बीएचयू में बस डॉक्टर का फीस नहीं लगता है, बाकी सब चीज़ें प्राइवेट हॉस्पिटलों से भी ज़्यादा महंगी हैं। वहाँ पे बस डॉक्टरों का ही फीस नहीं है, बाकी हर चीज़ का पैसा लगता है वहाँ पर, हर चीज़ का फीस है वहाँ पर। दूसरी चीज़ ये है कि सभी हॉस्पिटलों को अगर इतना ही देशवासियों की चिंता है सरकारों को, तो सभी लोगों का इलाज मुफ्त कर दे, चाहे वो 1 लाख का हो या 1 करोड़ का हो या 1,000 का हो, सब इलाज मुफ्त कर दे, सामान्य शिक्षा दे। अच्छा एक और बात है, देखिए दिल्ली में आप लोग जब भाजपा को वहाँ पर जिताए हैं और वहाँ पे रेखा गुप्ता जो सीएम बनी है, वो एक नया कुछ अपना लॉन्च करने जा रही हैं मोहल्ला क्लिनिक के जगह पर। तो मोहल्ला क्लिनिक में करीब 128 मोहल्ला क्लिनिकों को बंद किया जा रहा है, या 150 शायद मोहल्ला क्लिनिक है, इसी आंकड़े के आसपास है कुछ, जिनको बंद किया जा रहा है। और उनमें जो लोग नौकरी पर थे मोहल्ला क्लिनिक में, जो डॉक्टर्स थे, नर्स थी, सबको बेरोजगार किया जा रहा है। और ये कल की ही बात है, कल का ही नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो यही है भाजपा सरकार की, एक तो रोजगार भी नहीं देगी और ये आपके स्वास्थ्य संबंधित हर चीजों से खिलवाड़ करेगी। और क्योंकि इसको ये पसंद ही नहीं है कि आप लोग इस तरह से जिए खाएं या फिर अपनी जिंदगी को अच्छे तरीके से बिता लें और अपने बाल बच्चों को पढ़ा लें। ये भाजपा चाहती नहीं, भाजपा चाहती है कि ये मनुस्मृति को फिर से लागू करें। और जैसे पहले के समय में होता था कि कोई बड़ा व्यक्ति आ गया, बड़े समाज का, बड़े जाति का आदमी आ गया, तो छोटे जाति के लोग खाट पे भी नहीं बैठते थे, जमीन पे उनको बैठना पड़ता था। या फिर अगर बगल घर से गुजर भी रहे हैं वो लोग तो खड़ा होना पड़ता था। तो ये स्थिति वो लोग देश में फिर से लाना चाहते हैं, फिर से लोगों का शोषण करना चाहते हैं, यही उनकी मानसिकता है। इसलिए ऐसे मानसिक तौर पे बीमार लोगों से आप लोगों को बच के रहना, और आप लोग खुद से सोचना शुरू करिए कि आप लोगों के लिए क्या सही है क्या गलत है। ये आपका ना विधायक बताने आएगा, ना आपका जिला पंचायत बताने आएगा, ना आपका प्रधान बताने आएगा, ना आपका सांसद बताने आएगा, ना आपका प्रधानमंत्री बताएगा, ना आपका गृह मंत्री बताएगा। आपके लिए क्या सही है वो आपको ही सोचना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग उन लोगों के नज़र में एक जनसंख्या है। और उस जनसंख्या को वो जो जनसंख्या है वो इस देश में बर्बादी का कारण उन लोगों को लगता है कि यही कारण है, ज्यादा जनसंख्या होने के ही वजह से हमारा देश बर्बाद है, ऐसा उन लोगों को लगता है। इसीलिए वो आपके भला में कुछ भी नहीं करना चाहते हैं, ना कुछ करेंगे। आप लोगों को आपके हेल्थ के बारे में, एजुकेशन के बारे में, हर चीज के बारे में आपको सोचना होगा। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर भी आ रहा है, सीबीडीसी भी आ रहा है। सीबीडीसी तो संपूर्ण गुलामी का आगाज है, हमने आपको पहले ही फेसबुक पे पोस्ट करके बता दिया। सीबीडीसी का मैं एक पोस्ट भी किया हूँ, आप लोग उसको देखिएगा।
मेरे प्रोफाइल में जा करके आप लोगों को पता चलेगा कि सीबीडीसी आखिर में है क्या, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। सीबीडीसी के बारे में अभी तक ना आपको आपका विधायक पता है, ना आप जिसको चुन करके लोकसभा भेजें वो भी नहीं बताया है। लोग बस आ करके आपके यहाँ नाली रोड चक्रोट ये सब की बात करते हैं। आप हमें ये बताइए कि क्या नाली रोड चक्रोट की बात कर लेने से क्या गरीबी हट जाएगी, या देश में जो सामान मिल रहा है वो सस्ता हो जाएगा, क्या दाल सब्जी रोटी ये सब क्या सस्ता हो जाएगा, खाने की चीजें या दूध डेयरी की चीजें क्या सस्ती हो जाएंगी रोड नाली चक्रोट की बात कर देने से। असल मुद्दा ये लोग आप लोगों से शेयर ही नहीं करते हैं। असल मुद्दा ये है कि इनको भी पता है कि ये कभी भी देश से खत्म नहीं होगा। मतलब गरीबी ये खत्म करने के बेस पे काम कर ही नहीं रहे हैं। गरीबी तब खत्म होगी जब हमारे देश में हमारे देश का रुपया छपेगा। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ, उसका सबूत भी है हमारे पास कि हमारे देश का जो रुपया छपता है वो बस 1 रुपया का नोट छपता है, और उस 1 रुपए के नोट पर लिखा रहता है भारत सरकार। बाकी 1 रुपए से ऊपर का जितना भी नोट है आप उठा करके देख लीजिएगा, उस नोट पर लिखा रहता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गारंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी। इसीलिए ये मैं कह रहा हूं कि इस देश में जब तक देश अपनी करेंसी नहीं छापेगा तब तक इस देश की गरीबी भूखमरी और बेरोजगारी खत्म नहीं होने वाली है। असल मुद्दा ये है। अब ये लोग देश में जो जितनी फर्जी करेंसी चला रहे हैं, जैसा कि मैं आपको बताया कि हमारे देश में 5 लाख या 6 लाख करोड़ की करेंसी होनी चाहिए थी, जो कि आज 35 लाख करोड़ की करेंसी है। मतलब 30 लाख करोड़ के आसपास की करेंसी फर्जी है। अब उन करेंसियों को ये अचानक से बंद नहीं कर सकते, इसलिए लोग नए नए कानून के जरिए लेकर आ रहे हैं, जैसे सीबीडीसी की। अब नोट नहीं रहेगा मार्केट में, अब सब कुछ आप डिजिटल ही आप करेंगे। नोट और ये सब चीजों को बंद कर दिया जाएगा। अब ये जानबूझ करके आप लोगों के सामने परोसा जा रहा है, दिखाया जा रहा है कि यहाँ नकली नोट पकड़ा जा रहा है और वहां नकली नोट पकड़ा जा रहा है। ऐसी तरह की चीजें अब आप लोगों के सामने जानबूझ करके परोसी जा रही हैं कि आप लोगों को लगे ये आखिर में कि सीबीडीसी गवर्नमेंट ला दिए तो बहुत अच्छा किए। क्योंकि सीबीडीसी लाने से नोट नकली नोट जो लोग चला रहे थे वो अब नहीं चल पाएगा, जबकि हकीकत यह है कि नकली नोट जो लोग चला रहे हैं वो कोई और लोग नहीं है, वो सरकार के ही लोग अपने लोग होते हैं, और वही जानबूझ करके सब पूरा खेल किया जा रहा है। अगर नोट इनको चलाना है तो अपने देश की अपनी करेंसी चलाएं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फ्रॉड है, वो लोगों के साथ धोखा कर रहा है, वो ईस्ट इंडिया कंपनी है। इसीलिए उसके ऊपर निर्भर न रहे हमारा देश। क्योंकि जब तक हमारे देश में हमारे देश की करेंसी नहीं छपेगी तब तक हमारे देश के लोगों का विकास नहीं होगा, हमारे देश से गरीबी नहीं खत्म होगी, बेरोजगारी नहीं खत्म होगी, सामानें सस्ती नहीं होंगी, ये बढ़ते ही जाएंगी लगातार। दूसरी चीज ये है कि देश में जैसे हमारे देश में 35 लाख करोड़ है, और आपको एक और आंकड़ा मैं बता रहा हूँ कि हमारे देश में जब नोटबंदी हुआ उस समय आरबीआई का गवर्नर बदला गया, चेंज किया गया गवर्नर को। और जब वो गवर्नर था तो उस समय हमारे देश में करेंसी थी 17 लाख करोड़ के आसपास। जब गवर्नर चेंज होकर आया और जब नोट चलन में सब फिर से आया, जिसमें 2000 का नोट था, वो सब जब नोट चलन में आया तो उसमें ये देखने को मिला कि नोट डबल हो गया, मतलब 34 लाख करोड़ की करेंसी हो गई उस समय। मतलब ये है कि भाजपा जब 2000 का नोट प्रिंट करी थी उस नोटों से भाजपा का कार्यालय बनाया गया है, अच्छे अच्छे जगहों पर अच्छे अच्छे लोकेशन पे भाजपा का कार्यालय बनाया गया। फिर सभी राज्यों में विधायकों को खरीदा गया, सरकारें गिराई गई, और फिर उस नोट को भी बंद कर दिया गया। यही उसकी सच्चाई है। ये भले ही थोड़ी सी कड़वी है, क्या करें, लेकिन हकीकत यही है जो पूरे देश को गरीब बनाने के लिए एक कदम के और 100 कदम आगे चले हैं।
ये लोग इस चीज को लेकर के कि इनको सब कुछ फर्जीवाड़ा करना है, जैसे फर्जी बोलते हैं वैसे नोट भी फर्जी छापते हैं, वैसे लोन भी फर्जी देते हैं। इस चीज का हमारे पास पूरा दस्तावेज है कि बैंक पूरा फर्जी लोन दिया है, जितने भी लोगों को दिया है, गवर्नमेंट सबको फर्जी स्कीम बता करके लोन बंटवा रही है, ये सब कुछ फर्जी है। और इनका मकसद बस ये है आपके जमीन पे कब्जा करना है। इनको पता है कि आपके जमीन के नीचे सोना है, कोयला है, बहुत सारे केमिकल्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो कि ये लेना चाहते हैं। उसका सबसे बड़ा उदाहरण हमें दिख रहा है बिहार। बिहार में देखिए सोने का खदान है, कोयले का खदान है, और अगर उस सोना और कोयला को अगर बेचना है तो मोदी सरकार का इस देश में होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बेचने का काम तो बस मोदी सरकार ही कर सकती है, दूसरा कोई सरकार नहीं कर सकती है। इसीलिए बिहार में ऊपर से आदेश आया है कि किसी भी तरह से आपको सरकार में आना है, क्योंकि हमें वहां का, क्योंकि रॉथस्चाइल्ड फैमिली को कहा जा सकता है, या फिर ये कहा जा सकता है कि बैंक ऑफ इंग्लैंड को यहाँ का सोना चाहिए, और सोना चाहिए। और दूसरा यह है कि इसीलिए वहां से ही आदेश आया प्रशांत किशोर को भी कि जो वोट आरजेडी कांग्रेस और ये सबका कट रहा है उस वोट को तुम ले लो, तुम अपने कुछ विधायक तैयार कर लो, और जो बचेगा वोट वो भाजपा ले लेगी, भाजपा अपना विधायक तैयार कर लेगी, और लास्ट में दोनों लोग मिलकर क्या करना, सरकार बना लेना। इससे ये हो जाएगा कि हम लोग को आप लोग सोना आसानी से बेच पाओगे या भेज दोगे, क्योंकि इंग्लैंड में अगर सोना भेजना है तो मोदी सरकार का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सबसे बड़ी चीज है, सबसे बड़ा साजिश है। प्रशांत किशोर को भी जानबूझ करके लाया गया है फील्ड में, और ये दिखाया जा रहा है कि मोदी से इनका रोज बयानबाजी हो रहा है कि भाजपा ये है, भाजपा वो है, और तमाम इस तरह की चीजें हैं, या नीतीश कुमार ये है वो है, जबकि अंदर से सब मिले हुए हैं। कोई आपके हित में नहीं सोचने वाला है। आप लोगों को तो बस एक खेल दिखाया जा रहा है कि हाँ ये लड़ रहे हैं, वो लड़ रहे हैं, कोई नहीं लड़ रहा है। दूसरी चीज यह है कि इस चीज को मैं इतना बेहतर तरीके से मुझसे जितना हो सका मैं समझाने की कोशिश किया हूँ। और आप लोग, मैं जो बुक छपवाऊंगा उस बुक को आप लोग पढ़िएगा जरूर, उससे आप लोगों को बहुत कुछ सारी चीजें जो आप लोगों को नहीं, आप लोगों के सिलेबस के ही बाहर की चीजें हैं वो जो बताई गई हैं वो उसमें है। और एक चीज बहुत जरूरी है, देखिए मैं ये कह रहा हूं कि अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस देश के कानून को मानता है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिन बैंकों को अथॉरिटी देता है कि आप लोन बांटो या जो भी करो, तो उन बैंकों को क्या ये भी अथॉरिटी देता है कि आप गुंडों को भी पालो? सबसे बड़ा सवाल ये है, क्योंकि जब आप ईएमआई नहीं भरते हैं तो आपके घर पे कौन आता है? गुंडे आते हैं, लफंगे आते हैं, जो जिनको कोई नहीं पूछता है, जो समाज में रहने लायक नहीं है, वो सब आपके घर पर आते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, आपको परेशान करेंगे, गाली गलौज करेंगे, आपको फोन करेंगे, बहुत सारी चीजें, आपके रिश्तेदारों को फोन करेंगे। ये किन लोगों का काम हो सकता है? आप ये सोचिए। समाज में क्या कोई अच्छा व्यक्ति इस तरह का काम करेगा? कभी भी नहीं करेगा। समाज का जो सबसे गिरा हुआ व्यक्ति होगा वही इस तरह का काम करेगा कि आपके परिवार में किसी को फोन करना, आपको फोन करना, गाली गलौज करना, और आपके घर पे आकर के डराना धमकाना, और इस तरह की जो गंदी से गंदी चीजें हैं ये सब करना। तो ये जो सब चीजें हैं ये इतनी बेकार चीजें हैं कि हम मतलब समाज में कोई भी इंसान इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का इन बैंकों का अथॉरिटी दिया है कि आप गुंडे पाल सकते हो? अगर अथॉरिटी दिया है तो हमें लिख करके बता दे, हम आरटीआई लगा दे रहे हैं। और ये जो मैं कह रहा हूँ मैं कल आरटीआई लगाऊंगा, आप लोगों को फेसबुक पे दिखा भी दूंगा कि मैं आरबीआई को आरटीआई में क्या लिख करके भेजा हूँ, और वहां से जवाब जब आएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। दूसरी चीज ये है मेरा सवाल कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों को ये कहा है कि आपको देश के कानून को मानते हुए काम करना है। अगर देश के कानून को मानता है बैंक तो इन गुंडों को पालने की जरूरत नहीं है। और अगर देश के कानून को मानता है बैंक
तो आपके ऊपर अगर आप लोन नहीं भर पा रहे हैं तो लीगल कार्रवाई करके आपकी गाड़ी को जब्त करे, आपके घर को जब्त करे, जो भी करना है करे, हम लीगल लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन इन गुंडों को पाल करके आप कौन सी लड़ाई लड़ना चाहते हो? आप देश की जनता को डराना चाहते हो, और टीवी पर बैठ करके कुछ गाइडलाइंस वित्त मंत्रालय के माध्यम से जारी होता है जिसमें ये दिखाया जाता है कि आपके साथ एजेंट ये नहीं कर पाएगा, एजेंट वो नहीं कर पाएगा, उसका वो राइट्स नहीं है, इसका ये राइट्स नहीं है, वो ये आपके घर पर नहीं जा सकता, आपको 6 बजे के बाद फोन नहीं कर सकता। क्या धरातल पर ये सब चीजें हैं? मैं ये पूछना चाहता हूँ। अगर ये सब चीजें नहीं हैं, अगर कोई आपको कंप्लेन भी डाल रहा है आपके वेबसाइट, आरबीआई के वेबसाइट पे, तो आप उसमें एक्शन के तौर पे उन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई करते हैं? इस चीज का है कोई प्रूफ या कोई कार्रवाई किए हैं तो इस चीज का भी हमें प्रमाणित दस्तावेज उपलब्ध करा दें। ये भी मैं आरटीआई में लगाने वाला हूँ। तीसरा ये मैं उनसे आरटीआई में पूछने वाला हूँ कि रुपया छापने का नियम बता दें हमें कि नियम क्या है। अगर नियम है तो उसका हमें दस्तावेज उपलब्ध करें, अगर नियम नहीं है तो वो भी हमें बताएं। फिर हमें कर्ज से मुक्त करें हमारे देशवासियों को। फिर कर्ज का बोझ दे करके लोग आत्महत्या करने, लोगों को आत्महत्या करने पे मजबूर बैंक वाले क्यों कर रहे हैं? लोगों के घर जमीन जायदाद पे कब्जा क्यों कर रहे हैं आखिर में लोग? सवाल ये है। और ये सब चीजें अगर कोर्ट के भी संज्ञान में अगर जा रही हैं तो कोर्ट इस पे क्या एक्शन ले रहा है आने वाले समय में हम लोग आपको ये भी बताएंगे। क्योंकि मेरे कुछ मामले हैं जिन मामलों में मैं आवेदन लगाया हूँ, और उन मामलों को अब कोर्ट में, कंज्यूमर कोर्ट में हम दाखिल भी करने वाले हैं। उसका मैं पूरा ड्राफ्ट तैयार करवा रहा हूँ, वो हो जाएगा तो दाखिल भी करेंगे, और उसमें आप लोगों को बताया भी जाएगा कि आखिर में कोर्ट से क्या निष्कर्ष निकल रहा है, कोर्ट उसमें कर क्या रहा है। क्योंकि हम, मेरे समझ से इस देश में न्याय नहीं हो रहा है। मैं कोर्ट के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, मैं कोर्ट के पक्ष में ही बोल रहा हूँ। क्योंकि जो दिख रहा है वही इंसान बोलेगा, और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस देश में न्याय नहीं हो रहा है, आदेश सुनाया जा रहा है। तो ये बहुत गंभीर चीज है, बहुत गंभीर स्थिति है यहाँ पर। बहुत, जैसे आप इलेक्शन कमीशन को देख लीजिए किस तरह से धांधली किया है। तो अब आप किन लोगों के ऊपर आप भरोसा करेंगे? और सबसे बड़ी चीज मैं तो ये कहता हूँ कि करप्शन 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 भाजपा इतना तेजी से चिल्लाती है कि उसके नजर में सभी लोग करप्ट हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी एसएचओ हैं उन सभी लोगों की पहले तो जांच हो जाए। जितने भी डीएम एसपी हैं उन लोगों की जांच हो जाए, पता चल जाएगा कि कौन करप्ट है कौन नहीं है। क्योंकि देश में जो कमाने वाले दुकानदार हैं, छोटे मोटे कारोबारी, वो करप्ट नहीं है। करप्शन तो वहां है ना जहां लोग अपना काम कराने जाते हैं, जहां लोग अपने लिए न्याय की उम्मीद रखते हैं, वहां न्याय मांगने जाते हैं, जहां वहां करप्शन है। तो पहले इन लोगों की जांच हो जाए, और उसमें पुलिस विभाग की जांच हो जाए, और डीएम एसपी की जांच हो जाए। दूसरी चीज ये है कि अगर देश की जनता के टैक्स के ही पैसे से जब इन सरकारी लोगों का सैलरी आता है, पेमेंट दिया जाता है, तो इनको इस देश की जनता से इतना क्या डर है कि एक डीएम और एक एसपी को ऐसा मतलब बंगला दिया जाता है कि लगे कि भाई वो मतलब जिले का सबसे महान व्यक्ति है, सबसे अमीर आदमी है, उसको वो राजा है, उसके ऊपर कुछ आतंकवादी हमला कर देंगे। ये इस तरह से क्यों? अगर एक डीएम को इतना बड़ा बंगला, घर, मकान दिया जा रहा है, इतनी प्रोटेक्शन दी जा रही है, तो फिर जब डीएम ही हमारे जिले में सुरक्षित नहीं है, उनको प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ रही है, उनको इतना ऊंचा बाउंड्री वाला घर दिया जा रहा है अगर रहने के लिए, तो फिर हमारे देश की जनता कैसे सुरक्षित है वो भी हमें बता दे इस देश की सरकार। क्योंकि भाई अगर सवाल उठा है तो जवाब भी दे दो हमें। क्योंकि हमारे मन में तो इस तरह के सवाल बहुत सारे उठ रहे हैं अब। क्योंकि मैं जितने समय से देख रहा हूँ, करीब जब से कोरोना आया, जब से नोटबंदी हुई है, तब से मैं जब चीजों को देखना शुरू किया हूँ, तो मुझे तो यही समझ में आ रहा है
कि देश में कुछ सही हो नहीं रहा है, देश में सब गड़बड़ चल रहा है और जानबूझ के किया जा रहा है देश की जनता को परेशान करने के लिए। तो आप लोगों से यही अनुरोध करूंगा कि जब मेरा बुक जो छपेगा आप लोग उसको जरूर खरीदिएगा और उसको पढ़िएगा। उस बुक वो बुक पढ़ने से शायद आप लोगों की जीवन शैली बदल जाएगी, आप लोगों को पूरा एक मामला पता चल जाएगा कि आप लोगों के साथ अभी तक लगातार होते क्या आया है, और ये सब कानूनी धाराएं और साक्ष्य के साथ उस चीज वो सब उस बुक में सब कुछ डाला हुआ है। और 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 भी बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन अब एक ही दिन सभी मुद्दों पे नहीं बात किया जाएगा, और मुद्दों पर अब अगले दिन भी बात हो जाएगी। चलिए आप लोगों से अब मैं आ, कितना हम लोग देखिए आप लोगों से बात करते करते 1 घंटे हो गए हैं। अब मेरी अगली बात जो होगी अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। आप सभी को मेरा नमस्कार और धन्यवाद भी आप लोग मुझे सुने।